नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका प्रोडक्ट हम लोग कभी न कभी यूज किए हैं। प्रोडक्ट या उनके फ्रेंचाइजी का प्रोडक्ट हम लोग कभी न कभी यूज किए हैं एंड आज वो मार्केट में आ रहे हैं। तो उनका देखते हैं कि क्या है कंपनी का पोजीशन, इनके प्रमोटर्स कौन है, इनके प्रमोटर्स का क्या बैकग्राउंड है, इनके फंडामेंटल क्या है, कंपनी के बैलेंस शीट को हम देखेंगे, कंपनी के P&L को देखेंगे, कितने स्टोर्स, ये किन क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, कौन से ज्योग्राफिक लोकेशन में इनका बिजनेस है, ईपीएस क्या है, बुक वैल्यू क्या है, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है एंड वेरियस अदर फैक्टर्स वी विल कंसीडर कि इनके ऑडिटर्स कौन थे, इनके ऑडिटर्स ने क्या इशू रेज किया है इन द प्रीवियस ईयर 2019 में। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आई एम श्योर कि इतने स्ट्रॉन्ग एनालिसिस या इतने डिटेल में आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो में आपको डिटेल नहीं मिलने वाली है। आई एम श्योर आप इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब कभी भी आप कुछ पैसा लगाते हैं तो ये आपको जानना चाहिए कि आप जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, राइट। उस कंपनी का बिजनेस खरीद रहे हो, हमें कंपनी के बारे में बहुत जानना जरूरी है बिफोर यू सब्सक्राइब या अप्लाई फॉर एनी IPO। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड। दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड ये एक कंपनी है और जो लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड है। यम ब्रांड एक अमेरिकन ब्रांड है। यम ब्रांड के अंदर KFC, पिज्जा हट एंड टाको बेल जैसे बड़े बड़े ब्रांड आते हैं। ये इनका जो इंडिया में जो मार्केट है ये कैप्चर कर रहे हैं दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड का। इनके पास KFC ये 3 स्टोर्स का लगभग 700 के आसपास स्टोर है एंड ऑलमोस्ट ओवर द इंडिया, इंटायर इंडिया ये कवर करते हैं। लगभग 166 सिटी में ये लोग कवर करते हैं। यम ब्रांड का देखें तो ग्लोबल है। KFC एंड पिज्जा हट ये 50,000 रेस्टोरेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 150 कंट्रीज में। यम ब्रांड का इंडिया का जो बिजनेस है ये दिव्यानी इंटरनेशनल मैनेज करती है, ये फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं। यम ब्रांड बेसिकली अब दिव्यानी DIL उन्होंने अपने बिजनेस को 3 वर्टिकल्स में डिवाइड कर दिए हैं। एक तो कोर ब्रांड में कर दिए हैं, इंटरनेशनल बिजनेस एंड अदर बिजनेस में। कोर ब्रांड में क्या है, इनका जो मेन बिजनेस है KFC, पिज्जा हट एंड कोस्टा कॉफी। कोस्टा कॉफी एक यूके बेस्ड ग्रुप है, चेन है। ये कोस्टा कॉफी भी यहाँ पे लोग अपने कोर ब्रांड में रखे हुए हैं। यानी मेजोरिटी ऑफ द इनकम जो आती है लगभग 94-95% इन 2021 ये लगभग कोर ब्रांड से, यानी KFC, पिज्जा हट एंड कोस्टा एंड इंटरनेशनल ब्रांड। इंटरनेशनल बिजनेस में इनका नेपाल एंड नाइजीरिया में भी ये बिजनेस जो KFC एंड पिज्जा हट जो स्टोर है वो ऑपरेट करते हैं। इन दोनों को मिला के लगभग 95% बिजनेस रेवेन्यू वहां से आती है। इनके पास एक अदर बिजनेस है। अदर बिजनेस में इनके पास है जैसे वांगो। वांगो एक तमिल साउथ इंडियन एक रेस्टोरेंट है, वो आते हैं। तो वांगो एक चेन है, इसका मतलब होता है प्लीज कम इन तमिल। एंड इनके पास फूड स्ट्रीट है, अमरेली है, क्रश जूस बार है। ये अपना लोकली ब्रांड डेवलप किए हुए हैं जो दिव्यानी इंटरनेशनल में आते हैं। कंपनी का प्रमोटर्स कौन है, ये रविकांत जपुरिया जी है। ये इंडियन बिलीनियर आते हैं, इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उनका बेटा है ये वरुण जपुरिया है एंड उनकी डॉटर है, डॉटर का नाम है दिव्यानी। दिव्यानी उनकी डॉटर का नाम है। दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से इनका एक कंपनी है जो फास्ट फूड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में QSR में उनका बेटे लड़की के नाम से है। एंड देन वरुण जपुरिया के नाम से जो उनका बेटा है वो उनके नाम से जो पेप्सिको का जो बॉटलिंग प्लांट है वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटरशिप ये लोग करते हैं। बॉटलिंग इंडिया में ये लोग वरुण जयपुरिया के नाम से होता है। एंड जो जो रविकांत जयपुरिया जी हैं उनके नाम से एक कंपनी है RJ कॉर्प लिमिटेड एंड उन्हीं का सब्सिडियरी एक दिव्यानी इंटरनेशनल होने वाली है। वरुण जयपुरिया में भी ये लोग शेयर होल्ड करते हैं। ये बेसिकली आप बोल सकते हैं रविकांत जयपुरिया का एक कंपनी है। यम ब्रांड एक अमेरिकन फास्ट फूड कंपनी है। इनके सब्सिडियरी है KFC एंड पिज्जा हट एंड टाको बेल जो US में ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे अदर कंट्री में करते हैं। यम ब्रांड जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है एंड यहाँ से वहां पे देख सकते हैं लगभग 97 में कंपनी लिस्ट हुई थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। एंड ग्रोथ इनका हिस्ट्री आप देख सकते हैं, लगभग 2300% का ग्रोथ हुआ है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 39 बिलियन का है, राइट। यानी लगभग बोल सकते हैं 400 करोड़ डॉलर का है, राइट। एंड उनका PE रेशियो लगभग 30 के हिसाब से चल रहा है। ये US का है एंड US का
बिजनेस ये इंडिया में बेसिकली इनके फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं। नाउ मूविंग टू थोड़ा सा प्रमोटर्स के बारे में जान लेते हैं। रविकांत जपुरिया जी कौन है? ये इंडियन बिलीनियर है एंड चेयरमैन ऑफ आरजे कॉर्पोरेशन, जो दिव्यानी का जो होल्डिंग कंपनी है। ही ओन्ड अ फास्ट फूड आउटफिट दिव्यानी इंटरनेशनल, ए फ्रेंचाइजी फॉर ब्रांड की केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा, ये सब सारे इंडिया के। इसको इनको नाम से जाना जाता है, कोला किंग के नाम से जाना जाता है। इनका एक कंपनी है वरुण बिवरेज, जो 2016 में लिस्ट हुई थी। उनका हम देखेंगे कि यहाँ पे ये उसका चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखेंगे, एक अच्छी सी ग्रोथ लगाई हुई है। सो ये लगभग 2016 के आसपास इन्होंने इनकॉर्पोरेट लिस्टिंग करवाई थी, और इनका देखेंगे तो लगभग ये 32-33 हजार करोड़ का इनका मार्केट कैप है वरुण बिवरेज का। एंड इनका पी रेशियो अगर देखेंगे वरुण बिवरेज का लगभग 81 पे चल रहा है। एंड सो एक अच्छी खासी एक लगभग 4 से 5 सालों में लगभग 300% का इनकी एक दूसरी कंपनी है जो ग्रोथ दिखाई है। बट जो ग्रोथ दिखाई हुआ है उसके पीछे ऑफ कोर्स उनका नंबर भी, जो रेवेन्यू है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, वो भी एक काफी अच्छा है वरुण बिवरेज को। आप दोनों को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक प्रमोटर्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स जो जो एक उनकी दूसरी कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो पिछले 5 सालों से लिस्टेड है। सो ये बेसिकली आप देख सकते हैं यूएस में पड़े, फिर से वो यहाँ पे आए, अपने पापा के साथ बिजनेस सेटअप किए एक कोको कोला में, एंड देन इनके पास पेप्सिको का बॉटलिंग प्लांट स्टार्ट हो गया। उनके पास 2 बच्चे हैं, रविकांत जी के पास वरुण एंड दिव्यानी। सो दिव्यानी के नाम से उनका दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड का आईपीओ आ रहा है। सो वरुण बेवरेज एक इंडियन कंपनी है, मैन्युफैक्चर एंड बॉटल डिस्ट्रीब्यूट बेवरेज। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट बॉटलिंग कंपनी ऑफ पेप्सिको बेवरेज इन वर्ल्ड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट के बाहर अगर किसी भी बड़ी एक बॉटलिंग प्लांट है, उसका एक बॉटलिंग प्लांट आपका इंडिया में मिलेगा, जो वरुण बेवरेज लिमिटेड आपका रन करती है। सो इनका एक शेयर प्राइस देख सकते हैं। सो एक कंपैरेटिव आपको मिल जाएगा कि हाँ कैसा चल रहा है इनका दूसरा कंपनी। सो नाउ अगर आप आईपीओ की बात करें तो आईपीओ लगभग ये 440 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करेंगे। फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करने से 440 करोड़ उठाएंगे पैसा, एंड लगभग ये टोटल लगभग 17 से 18 करोड़ का पैसा उठाएंगे। 1800 करोड़ का उठाएंगे तो बाकी का जो पैसा जो आएगा, बैलेंस फिगर आएगा लगभग 1360 करोड़। ये इनके प्रमोटर्स को पैसा, जो प्रमोटर्स है आरजे कॉर्प है एंड बाकी एक कुछ शेयर होल्डर है, वो अपना पैसा लेके हटेंगे। इशू साइज अगर देखेंगे तो लगभग 20 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे, उसमें से 5 करोड़ लगभग फ्रेश इशू होगा, 9 करोड़ प्रमोटर्स को मिलेगा, एंड बाकी जो अदर शेयर होल्डर है वो अपना 6 करोड़ आप मान के चलिए, 6 करोड़ अदर शेयर होल्डर है, लगभग 20 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है। ये बेसिकली ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल क्या आता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना मार्केट में दे देते हैं। सो बेसिकली वो बेच के वो निकल जाते हैं वो शेयर्स। सो वो उसको ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। और ये 5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स सेल करके ये लोग 440 करोड़ जुटाएंगे। 440 करोड़ जुटा के वो पैसा का क्या करेंगे, उस 440 करोड़ में से लगभग 350 करोड़ आप मान के चलिए इनको जो कंपनी का बोरिंग है वो पे करेंगे, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए बाकी जो पैसा 50 से 100 करोड़ के बीच में जो बचेगा पैसा, उसको जनरल कॉर्पोरेट यानी दिव्याना इंटरनेशनल को रन करने के लिए पैसा यूज करेंगे। ये कंपनी एनएसई एंड बीएसई में लिस्ट होने वाली है। कंपनी का जो आईपीओ का जो प्राइस होगा पर शेयर लगभग 86 के 90 के बीच में होगा, एंड एक लॉट में साइज होगा लगभग 165 शेयर, यानी 165 के मल्टीपल में आप शेयर्स बाई कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डर प्री इशू ये था, स्ट्रक्चर प्रमोटर 76% था, एंड बाकी के 24% अदर शेयर होल्डर ओन करते हैं। पोस्ट इशू क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्रेश इशू कंपनी का शेयर इशू करेगा, सो ऑफ कोर्स जो प्रमोटर के नंबर ऑफ शेयर्स परसेंटेज जो होगा वो कम हो जाएगा, और बाकी ये पब्लिक को जाएगी। अगर इसको हम 20 करोड़ के ब्रेकअप को देखें कि 20 करोड़ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम देखेंगे कि 75% जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को जाएगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर को जाएगा 15%, एंड देन रिटेलर को जाएगा 10%, इंक्लूडिंग 5.5 लाख शेयर्स फॉर एम्प्लॉय के लिए भी रखा गया है इसमें। सो 10% हमारे रिटेलर को मिलेगा। इनका जो रजिस्ट्रार है आईपीओ को मैनेज करने के लिए वो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो रजिस्टर को मैनेज करेंगे फॉर शेयर होल्डर। इशू ऑफ होने रहा है 4 अगस्त को एंड क्लोज होगा 6 को। ट्रेडिंग लगभग टेंटेटिव डेट है, जो लगभग एस्टिमेटेड डेट आप बोल सकते हैं उसको 16 अगस्त को लिस्ट हो जाएगी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में, एंड आपके डिमेट अकाउंट में आपको 13 तारीख को डिमेट अकाउंट में अगर आईपीओ आपको अलॉट हो गया है तो वो मिल जाएगा, राइट। दूसरी चीज है कि कंपनी अगर जो इशू होने के बाद कंपनी का जो मार्केट इंप्लाइड मार्केट कैप होगा लगभग 10,000 करोड़ का हो जाएगा।
अब बात करते हैं कि कंपनी के दिव्यानी इंटरनेशनल के पास जितने स्टोर्स हैं वो कितने स्टोर्स हैं। KFC एंड पिज्जा हट एंड कोस्टा कॉफी ये लोग रन करते हैं। सो ये इनके पास 605 है लगभग 2021 में, 31 मार्च 2021 में। 20 में देखिए 504 था एंड 469। सो ये लोग ग्रो कर रहे हैं, हर साल लगभग 100 स्टोर ये लोग ऐड कर दे रहे हैं। एंड सो ये इनका मेन कोर ब्रांड है। देखेंगे कि इन टोटल, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस भी है प्लस इनका अदर बिजनेस जो अपना लोकल ब्रांच है, लोकल ब्रांड है वो भी है, तो टोटल मिला के 692 है, जो लगभग 700 के आसपास उनका ब्रांड है। और 3 महीने में वो लोग इनको 735 नंबर ऑफ स्टोर लोग ओपन कर दिए। और मेजोरिटी ऑफ शेयर्स देखेंगे, जितना आप दिखा रहे थे 95% उनका जो रेवेन्यू आ रहा था ये मेन कोर ब्रांड से आ रहा है। कोर ब्रांड में अगर देख लेंगे KFC, पिज्जा हट एंड कॉफी, कोस्टा कॉफी से, एंड कोस्टा कॉफी से इनको लगभग 21 का आ रहा है, लगभग 21 करोड़ का। तो 95% ऑफ रेवेन्यू इनका बेसिकली कोर ब्रांड से आ रहा है। और बिजनेस अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो बढ़ रहा है। यहाँ पे एक चीज, एक नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 400 करोड़ से 2019 में, 2020 में इसको 600 करोड़ हो गया, 600 एंड 644 करोड़ 2021 में हो गया। इवन दो लॉकडाउन था, KFC में इनका बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि KFC का आप देखेंगे कोई कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, राइट। वो चिकन बेचता है एंड चिकन का डायरेक्ट कोई कंपटीशन जो KFC का है उसके जवाब का, टक्कर का कोई नहीं है, इसलिए इनको कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन कोई मिल नहीं रहा है। लेकिन पिज्जा हट का बात देखेंगे 2019 में 423 करोड़ का, 2020 में कम गया है। आप बोलेंगे कि लॉकडाउन था इसलिए कम गया, फिर भी यहाँ पे देखेंगे 2021 में और कम गया 50%। सो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इवन दो यहाँ पे भी लॉकडाउन था, यहाँ पे भी लॉकडाउन था। लॉकडाउन तो यहाँ पे मार्च तक तो कोई लॉकडाउन नहीं था, मार्च 2020 के पहले कोई लॉकडाउन नहीं था, 1 महीना का लॉकडाउन था लगभग। फिर भी यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू घटा है एंड यहाँ पे आके तो 50% रेवेन्यू घट ही गया, राइट। सो इनका इससे टफ कंपटीशन मिलने के कारण, डोमिनोज पिज्जा, आपको याद होगा डोमिनोज पिज्जा एक कंपटीटर है, डोमिनोज पिज्जा से इनका स्टीफ कंपटीशन है, उसके कारण इनका रेवेन्यू हो सकता है, दैट इज द मेन रीजन कि इनका रेवेन्यू इससे घट रहा है। कोस्टा कॉफी का देखेंगे, कोस्टा कॉफी इनका स्मॉल पोर्शन है बट स्टिल 21 करोड़ इनका बहुत बड़ा अमाउंट है। सो कोस्टा कॉफी यूके चैन है, सो इनका भी यहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। सो हम लोग देख लिए कि स्टोर इन लोग ग्रो कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टोर बढ़ रहा है। अब चलते हैं थोड़ी सी कंपनी के बैलेंस शीट पे डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के लगभग 1500 करोड़ ये अमाउंट है, ये मिलियन में है। ये मैंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, मैंने जो कंपनी जो फाइल करती है कोई भी IPO लाने के पहले SEBI से, तो वहां से मैंने फाइनेंशियल कोई उठाया है। सो अगर आप एसेट्स में देखें तो लगभग 1500 करोड़ का इनका एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स, एंड 164 करोड़ का इनका करेंट एसेट्स है, एंड इन टोटल इनका 1600 करोड़ का एसेट्स है। अगर आप देखेंगे तो एसेट्स लगभग यहाँ पे 1800 करोड़, यहाँ पे 1883 करोड़, यहाँ पे 1600 करोड़ इनका एसेट्स यहाँ पे कमा है। एक मेन चीज अगर हमको आपको याद करने के लिए बोलेंगे, ये बोलेंगे कि 164 करोड़ का आप याद कीजिए, ये करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स में आप मान के चलिए, ऐसे समझिए कि जो कंपनी का 31 मार्च से 31 मार्च 2022 तक, यानी यहाँ से लेकर के 1 साल तक जो कंपनी को एसेट्स मिलने वाली है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे जो 2022, तो 2022 को जो पैसा मिलने वाली है 1 साल के अंदर में, यहाँ पे 164 करोड़ आती है, यानी 164 करोड़ हमको 1 साल में आने वाली है। अगर हम लाइबिलिटी साइड को देखते हैं तो इनको 420 करोड़ करेंट लाइबिलिटीज में देखेंगे तो 420 करोड़ देना है, यानी अगले 1 साल में हमें 420 करोड़ पैसा देना है। उसमें से अगर हम देखेंगे तो 21 करोड़ बोरोइंग से जो बैंक से पैसा लिए हैं उनको देना है। ये 80 करोड़ के आसपास हमको लीज रेंट देना है, यानी अगले 1 साल में कंपनी को रेंट देना है 80 करोड़ का। एंड देन बाकी का ये लगभग आप देखेंगे ये कितना होगा, लगभग 360 करोड़ के आसपास यहाँ पे ट्रेड पेबल है, यानी जो सप्लायर से जो सामान लेते हैं लोग उनको पैसा पे करना है 360 करोड़। सो 420 करोड़ हमको देना है। यहाँ पे देखे होंगे कि हमको 164 करोड़ मिलेगा। सो कंपनी का जो पैसा जितना आने वाली है 164 करोड़ आने वाली है, 420 करोड़ हमको देने वाली है, ये थोड़ा सा, ये इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब देखेंगे कि कंपनी के स्टिल देयर इज शॉर्टेज, 164 करोड़ आएगा, 460 करोड़ आएगा। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं करंट रेशियो, राइट। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, मतलब 164 डिवाइडेड बाय 420, दैट विल कम लेस देन 1। लेस देन 1 बताता है कि ये कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो सही नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें
तो इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी में आप देखिएगा तो 113 करोड़ का इक्विटी है कंपनी का। 113 करोड़ की इक्विटी के लिए आपको याद है कि कितना करेंगे, 100, यानी आपको 10,000 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा कंपनी का। 110, 113 करोड़ की कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000 करोड़। इट इज टू ह्यूज। ओके, सो ये आप समझ गए होंगे कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है ये पर शेयर लगभग 1.03 बुक वैल्यू पर शेयर है। क्या होता है बुक वैल्यू पर शेयर, टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, वो निकल के आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी 1.03 मतलब एक शेयर्स का बुक वैल्यू 1 रुपया 3 पैसा है। उस 1 रुपये बुक वैल्यू के लिए आप पे करने वाले हो 86 to 90 रुपीज, यानी लगभग 80 से 90 गुना आप ज्यादा पे करने वाले हो उसके बुक वैल्यू का, राइट। सो ये चीज आप देख के चलिए कि आपको पता चल रहा हो कि क्या है कंपनी में। फिर भी यहाँ पे देखिए तो कंपनी यहाँ पे लॉस थी, यहाँ पे टोटल इक्विटी भी देखेंगे तो कंपनी का बढ़ गया है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव में आ गया है, यहाँ तक लॉस था देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया है क्योंकि कंपनी ने शेयर इशू किया होगा। आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ ये और ये सेम है, ये दोनों के बीच में देखेंगे 106 करोड़ 106 करोड़, यहाँ पे बढ़ गया 1153 करोड़। सो ड्यूरिंग द ईयर में क्या हुआ है कि कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, राइट। अगर अब हम देखेंगे कि हम समझेंगे यहाँ पे 1.5 करोड़ का ब्रेकडाउन हम समझेंगे कि ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब हम एक्यूमुलेटेड रिजर्व के बारे में हम जान लेते हैं कि कंपनी ने कितना एक्यूमुलेटेड रिजर्व है। ये 1.5 करोड़ देखे होंगे इक्विटी में पिछले पेज पे। एंड यहाँ पे देखिएगा एक बड़ी चीज है आपका रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग बोल सकते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। सो इसका ये मतलब हुआ कि अभी तक 31 दिसंबर 2021 तक कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड लॉस है, पिछले साल तक जितना लॉस इनकर किया है लगभग 887 करोड़ है। मार्च से देखिएगा हर साल इनका बढ़ते जा रहा है। आप देखिएगा यहाँ से 703 करोड़ से हो गया 831 करोड़, 831 करोड़ से हो गया 887 करोड़, यानी कंपनी अपने जीवन में कभी अपना गेन यानी प्रॉफिट आया ही नहीं है, लॉस आया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आया है क्योंकि कंपनी जो शेयर इशू किए हैं, जो इशू प्राइस जब ज्यादा होता है, 1 रुपए के शेयर को 5 रुपए में इशू करते हैं तो 1 रुपए आपका शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड होता है एंड बाकी 4 रुपए आपका रिकॉर्ड होता है सिक्योरिटी प्रीमियम में। सो ये उसका पैसा आने के कारण आपका पॉजिटिव में यहाँ पे यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है कि ये पॉजिटिव में हो जाए। सो हम इक्विटी में समझ गए, इक्विटी में देख लिए कि आपका जो प्राइस है बुक वैल्यू बहुत कम है, कंपनी के पास बोरोइंग्स भी बहुत कम है। अब दूसरी भी चीज भी देखिएगा, यहाँ पे बोरोइंग्स 360 करोड़ का बोरोइंग्स है लगभग, यहाँ पे 360 करोड़ का बोरोइंग है, राइट। सो कंपनी के पास एक ह्यूज बोरोइंग है, यहाँ पे 21 करोड़। सो कंपनी के पास 360 करोड़ यहाँ पे करना है, 21 करोड़ यहाँ पे करना है। सो आप समझ गए होंगे कि कंपनी जो पैसा 400 करोड़ 440 करोड़ जो उठाएगी वो कंपनी ये लोग बोरोइंग में यहाँ पे करने वाले हैं, ताकि जो फ्यूचर में जो फाइनेंस कॉस्ट होने वाले वो सेव हो जाएंगे। और बाकी के जो पैसे हैं कंपनी में जो 1800 करोड़ उठाने वाली है वो पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो लेके निकल जाएंगे। अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर का बात करें तो लगभग 69% आरजे कॉर्प, राइट, रविकांत जयपुरिया जी ओन करते हैं, जो उनका जो कंपनी है आरजे कॉर्प 70%। एक डर्न अर्न इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इन्वेस्टर, वो 14% ओन करती है। वो बेसिकली फिर वो अपना सेल करेंगे शेयर्स एंड वो पैसा लेकर के निकल जाएंगे। स्टिल सम पोर्शन वो लोग सेल करेंगे, बाकी के लगभग 6 करोड़ यहाँ पे देख रहे हैं 16 करोड़ में से 6 करोड़ पैसा से 6 करोड़ जो शेयर्स हैं वो सेल करके अपना निकल जाएंगे, बाकी के ये लोग वरुण जयपुरिया जी रहेंगे। यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं, बेसिकली इनको आईपीओ लाना ही था, अगर नहीं लाते आईपीओ तो आरजे कॉर्पोरेशन को पे करना होता इनको पैसे को। डन अर्न इन्वेस्टमेंट को बेसिकली कहीं ना कहीं से उनको या तो उनको शेयर खरीद लेना पड़ता, आरजे कॉर्पोरेशन को शेयर खरीदना पड़ता, या कोई थर्ड पार्टी को बिचवाना पड़ता अगर आईपीओ नहीं लाते तो। सो आईपीओ कंपनी को लाना ही लाना था। अब देखते हैं इनकम की बात करते हैं। इनकम की बात करते हैं, यहाँ पे आप देखिए रेवेन्यू आप 1300 करोड़, यहाँ पे 1500 करोड़, यहाँ पे देखिए 1200 करोड़। सो रेवेन्यू इनका यहाँ पे कमा है, राइट। दूसरा अगर देखेंगे तो हमें लॉस में है 62 करोड़ का, यहाँ पे 121 करोड़ का, यहाँ पे 94 करोड़ का। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, यानी आप देख रहे होंगे कि हिस्ट्री में कभी कंपनी ने पिछले 3 सालों में प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। दूसरा चीज एक नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे फिनांस कॉस्ट है।
फिनांस कॉस्ट यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी लगभग ह्यूज अमाउंट, लगभग 152 करोड़, 158 करोड़ एंड 135 करोड़ फिनांस कॉस्ट यानी बोरोइंग जो किए हुए हैं, तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा, अगर कंपनी पैसा पे कर देगी अपने बैंकर्स को, तो उनको प्रॉफिट में रिटर्न हो जाएगी। सो बेसिकली फ्यूचर का है। सो फ्यूचर का भी हम बोल नहीं सकते फ्यूचर में क्या होने वाली है, बट ये कंपनी का प्लान है कि पैसा यूज करके बैंक को रीपे करके ये लोग अपना बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना लेना चाहेंगे, एंड ऑब्वियसली ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, राइट। सो आप देख रहे हैं कि अभी पिछले हिस्ट्री सही नहीं है, लेकिन फ्यूचर में सही हो सकता है, राइट। दूसरा चीज है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ईपीएस है, यानी अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर के बदले कंपनी ने कितना पैसा लॉस कमाया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने 50 पैसा लॉस कमाया 2021 में, यहाँ पे 2020 एंड 2019 में आप ऐसे इसको देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर पी रेशियो की अगर हम बात करें, पी रेशियो क्या होगा, अब पी रेशियो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि नेगेटिव में आएगा, कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पे जितना लगभग हमको लगता है कि 100% के आसपास ये 100 का पी रेशियो पे चला जाएगा, आप मान के चलिए ऐसे 100 रुपीज के आसपास, राइट। 100 पी। तो अब वरुण विवरेज का भी अभी आप नहीं देखे थे, एंड याद है आपको यम ब्रांड का पी रेशियो कितना देखे थे, 31 का, राइट। सो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में, ये लॉन्ग टर्म में अगले एक साल में इसका प्राइस गिरने वाला है, करेक्शन होना जरूरी है इसका, राइट। 80 से 90 रुपया थोड़ा सा ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर इसका कहीं ना कहीं अगर मान के चलिए अगर वरुण विवरेज का अगर आप लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका 50 से 60 या 60 से 65 के बीच में अगर इसका प्राइस रहता, तो ये फेयरली प्राइस्ड हो सकता था, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखिए कैश फ्लो का अगर हम देखेंगे, कैश फ्लो में कंपनी ने क्या किया है, लगभग 239 करोड़ 240 करोड़ के आसपास इन्होंने कंपनी ने जनरेट किया, यहाँ पे 300 करोड़ 2020 में, और यहाँ पे 277 करोड़ जनरेट किया है। एक चीज इसमें नोटिस करने वाली है कि लगभग 240 करोड़ में से 116 करोड़ रेंट कंसेशन, जो क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन होने के कारण स्टोर बंद था, और स्टोर बंद होने के कारण बहुत सारे लैंडलॉर्ड ने पैसा कम कर दिए, राइट। सारा मॉल, शॉपिंग मॉल सब बंद था। सो कंपनी को उससे फायदा हुआ कि 116 करोड़ का उनको रेंट कम देना पड़ा, इससे इसके लिए उनको वन टाइम रेंट कंसेशन मिला, एंड वहां से इसके कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी को थोड़ा सा कैश बचा, राइट। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बताता है 358 करोड़, 358 करोड़ क्या बोलता है कि कंपनी बिजनेस एक्वायर किया है एंड इन्वेस्टमेंट किया है। ये एक अच्छी चीज है कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो ये नेगेटिव होना अच्छी बात है, राइट। ये अगर नहीं होगा, ये अगर पॉजिटिव हो गया, मतलब मान के चलिए आपका बिजनेस सैचुरेट हो रहा है, आपका बिजनेस आप बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, सो ये अगर नेगेटिव होगा, आउटफ्लो होगा, तो ये अच्छा बात है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये बताता है कि कंपनी ने कितने पैसे मार्केट से उठाए, शेयर होल्डर या बैंक से। अब देखेंगे यहाँ पे लगभग 350 करोड़ 347 करोड़ शेयर होल्डर से पैसा उठाए थे। डन अर्न का आप देखेंगे, डन अर्न इन्वेस्टमेंट जो मॉरिशस की कंपनी थे, उनसे पैसा उठाए हैं, यहाँ पे देखिए 350 करोड़। एंड प्रोसीड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देखिएगा, यानी 335 करोड़ का लोन लिए और 340 करोड़ पे किए, यानी ऐसे पाकिस्तान की जो हालत है कि एक लोन को पे करने के लिए दूसरे लोन को लेते हैं, सो वो इस हिसाब से उन्होंने किया, सो विच इज नॉट गुड बेसिकली। सो बट इन टोटल कंपनी को मार्केट से लगभग 141 करोड़ का पैसा उठाया है, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पे खर्चे हो रहे हैं, स्टोर एक्सपैंड कर रहे हैं, तो कम पैसा भी तो आना चाहिए। सो यहाँ से पैसा वो लोग उठाए हैं। सो कैश फ्लो के नजरिए से देखो तो कैश फ्लो सही है, क्योंकि बिजनेस ऑपरेशन से पैसा उनको आ रहा है। मूविंग नेक्स्ट, कंपनी का जो ऑडिटर था 2019 में 31 मार्च 2019 का BSRN कंपनी था। ये इसको KPMG बोलते हैं, बिग फोर के नाम से एक अदर ऑडिटर है, लगभग रेपुटेटेड ग्लोबल ऑडिटर है। बिग फोर में आते हैं KPMG आते हैं, डिलॉयट आते हैं, PwC आते हैं एंड EY आती है, राइट। सो मैं इस किसी एक कंपनी में यहाँ पे मैं काम करता हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ। सो लगभग मुझे 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, एज ऑडिटर मैं काम कर रहा हूँ। सो आई नो अंडरस्टैंड फाइनेंशियल एंड ऑडिटर्स के जितने भी ऑडिटर्स रिपोर्ट है, मैं उसको बारीकी से चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ। इन्होंने क्या हुआ कि पिछले स्लाइड में आपने देखा होगा कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो खराब था, कंपनी का एक्यूमुलेटेड लॉस था, कंपनी हर साल लॉस कर रही थी। इन्होंने बता दिया
क्योंकि ऑडिटर को कंफर्ट नहीं हुआ कि कंपनी कंटिन्यू करेगा एज ए गोइंग कंसर्न और नॉट। सो उन्होंने बता दिया कि मटेरियल अनसर्टेनिटी ऑफ द गोइंग कंसर्न उसने लगा दिया 2019 के ऑडिट रिपोर्ट में। एंड अब देखेंगे कि हमें बता रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस एंड करंट लायबिलिटीज एक्सीड द करंट एसेट्स, इसके लिए उन्होंने केपीएमजी को रखा, इनके ऑडिटर्स रिपोर्ट में दिया। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आए कि इन्होंने केपीएमजी इतने बड़े ऑडिटर को हटा करके इनको स्मॉल ऑडिटर्स जैसे क्यों लाना पड़ा, राइट? ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन डाउट होता है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि कॉस्ट सेविंग करने के लिए लाई हुई कंपनी, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी सेव कर रही है, इनकर कॉस्ट इनकर कर रही है, तो कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, स्मॉल ऑडिटर आएंगे। तो ऐसा नहीं है, केपीएमजी भी लगभग 1 करोड़ ले रही थी ऑडिट का, और दूसरी तरफ स्मॉल फर्म भी है जो मिला जुला के लगभग वो भी 1 करोड़ ले रही है। तो आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने ऑडिटर को चेंज करने का रीजन क्या है। तो ये चीज आप अच्छे बेहतर तरीकों से आप जान सकते हैं, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटली कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि एंड दूसरे ऑडिटर्स ने उसको मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं लगाया है। मे भी हो सकता है कि कंपनी ने प्लान बनाया हुआ है कि आईपीओ में जाना है, फंड आएगा, फ्यूचर में पैसा बोरोवर्स को पे कर देंगे, एक बार बोरोवर्स को पे सॉरी बैंक को पे कर देंगे, देन कंपनी प्रॉफिट हो जाएगी, सो ये सब सारी चीजों को प्रोजेक्शन बता करके कंपनी ने मैनेजमेंट ने बोला होगा कि गोइंग कंसर्न का कोई इशू नहीं है। एंड प्रोबेबली दैट वुड बी द रीजन कि उनको जो स्मॉल एंड मीडियम साइज जो ऑडिटर हैं वो लोग सेटिस्फाइड होंगे, एंड दैट कुड बी द वन ऑफ द रीजन कि गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कोई मैटर उन्होंने 2020 के फाइनेंशियल एंड 2021 के फाइनेंशियल में फ्लैग नहीं किया है। बट वन क्वेश्चन कि बिग फोर ऑडिटर को रखते तो थोड़ा सा ज्यादा क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बनी रहती। खैर, अब आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगली चीज हम डिस्कस कर लेते हैं इनके कंपटीटर्स के बारे में। तो कंपनी दिव्यानी इंटरनेशनल का जो कंपटीटर्स हैं कौन हो सकते हैं? डोमिनोज पिज्जा, अब देख लिए जो उनका पिज्जा हट का बिग कंपटीटर डोमिनोज पिज्जा है। मैकडोनल्ड्स है, फिर आपके कोस्टा कॉफी का स्टारबक्स हो जाएंगे, सीसीडी हो जाएंगे, राइट? सबवे है, बर्गर किंग है, जो बेसिकली इनका फास्ट फूड, ये भी एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, तो ये एक स्टीफ कंपटीशन दे सकते हैं कंपनी को। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? इनके पास की ब्रांड है, जैसे केएफसी, पिज्जा हट, ये की ब्रांड है। सक्सेस क्या, जैसे जैसे केएफसी एक अल्टीमेटली ये क्लोज नहीं होने वाला है, राइट? ये एक ग्लोबल ब्रांड है, सो ये स्ट्रेंथ है कंपनी को देती है। मेट्रो सिटी में है, जहाँ पे दिल्ली मेट्रो, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बैंगलोर एंड अदर मेट्रो सिटी में यंगस्टर थोड़ा सा ज़्यादा ही कंज्यूम करते हैं, उनके पास बाइंग पावर है, एंड थोड़ा सा ईटिंग पैटर्न थोड़ा सी अच्छी हो गई है। एंड देन एक आउट गोइंग होता है, वीकेंड में आप जाओ बाहर खाओ, ये सब कल्चर थोड़ा सा आउट गोइंग डाइनिंग का कल्चर थोड़ा सा बढ़ गया है। सो ये कंपनी को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देती है कि फ्यूचर में रेवेन्यू इनका बढ़ेगा। कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी जितना ज़्यादा स्टोर होगा वैसे ही इनका जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो कम होते जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट यानी पर यूनिट जो होगा कम होते जाएगी इकोनॉमी ऑफ स्केल के कारण, इसलिए कंपनी इसको कॉस्ट सेव कर सकती है बहुत सारी चीज़ों को। वीकनेस हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखने को मिल रही है। अगर कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण देखेंगे तो एक ह्यूज इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट हो सकती है। अगर मान के चलिए थर्ड वेव ऐसा कुछ आता है तो 2021 का परफॉर्मेंस, 2021-22 का परफॉर्मेंस देखिए कैसा जाता है। डिपेंडेंसी है यम इनकॉर्पोरेशन पे, जो यम ब्रांड है उन पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। अगर मान के चलिए उनका रिन्यू नहीं करते हैं दिव्यानी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, या लॉस ऑफ रेपुटेशन होता है आरजे कॉर्पोरेशन या फिर दिव्यानी के साथ, अगर कुछ कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं एंड यम ब्रांड इसको रिन्यू नहीं करती है एग्रीमेंट इंडिया में फ्रेंचाइजी देने के लिए, देन उस पर एक एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। डिपेंडेंसी ऑफ द ग्लोबल सक्सेस एंड रेपुटेशन ऑफ जो केएफसी, पिज्जा, कोस्टा कॉफी का है, वो मैटर करता है। अगर मान लीजिए कि रेपुटेशन लॉस होता है ग्लोबल में, पिज्जा हट एंड केएफसी का, तो उसका इम्पैक्ट आपको इंडिया के इस दिव्यानी इंटरनेशनल पे देखने को ऑफ कोर्स मिलेगा। गोइंग कंसर्न इशू, जैसे ऑडिटर ने रेज किया है, क्योंकि इनका एक्यूमुलेटेड लॉस है, वर्किंग कैपिटल सही नहीं है, राइट? एंड जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव में था 2019 एंड 2020 तक। इवन 2021 में भी बिकॉज ऑफ द एडिशनल इक्विटी इन्फ्यूज हुआ है, इसके कारण इनका नेटवर्थ बढ़ा है, वो भी 113 करोड़ का, राइट? दैट इज नॉट मच। एंड बुक वैल्यू पर शेयर कितना है? 1 रुपीज। कभी भी अगर लॉस थोड़ा सा बढ़ गई तो बुक वैल्यू और 1 रुपये से कम हो जाएगा, राइट? सो गोइंग कंसर्न इशू एक बहुत बड़ी मेजर चीज है। एंड देन गोइंग ट्रेंड ऑफ हेल्थ कॉन्शियस अमंग यंग पीपल, आजकल देखते होंगे यंगस्टर लोग थोड़ा सा कुछ कुछ बहुत सारे सेक्शन ऑफ यंगस्टर है जो लोग फास्ट फूड को आजकल कंज्यूम करना बंद कर दिए, यानी एंड डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि आप फास्ट फूड थोड़ा सा कम कंज्यूम कीजिए फॉर हेल्दी रीजन, जो
जो बहुत ज़रूरी है। सो वो अगर इनका ट्रेंड बढ़ा तो मार्केट पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ही होगा। इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्टोर लोकेशन एट सुटेबल प्लेस। मान लीजिए प्राइम लोकेशन पे आपने स्टोर ले लिया और वहाँ पे फुटफॉल उतना है ही नहीं, देन आपका फुटफॉल नहीं है तो ब्रेक इवन पॉइंट आप नहीं ला रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जितना कॉस्ट इनकर कर रहे होते हैं उस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कितना फुटफॉल होना चाहिए, यानी कितना कस्टमर आना चाहिए। अगर वो उतना कस्टमर नहीं आया तो कंपनी लॉस में चली जाती है, स्टोर लॉस में चली जाती है, राइट। सो आइडेंटिफाई करना द स्टोर एट प्राइम लोकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्राइम लोकेशन पर लेने के बावजूद उसको प्रॉफिट में करना एक बहुत बड़ी चैलेंजेस होती है। सो उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ी बड़ी बात होती है रिटेल सेक्टर में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिव्यानी इंटरनेशनल का हमें अभी ट्रैक रिकॉर्ड का पता नहीं है। ऑडिटर को चेंज किया है इन्होंने, राइट, इन 2019। द रीजन इज नॉट इट क्लियर। देन इनका सीएफओ भी मार्च लगभग 2021 में सीएफओ में भी चेंज हुआ है। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनका देखने वाली बात है कि एक फैमिली रन बिजनेस है, राइट, एक फैमिली रन बिजनेस है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस टोन एट द टॉप इनका कैसा है, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल अभी हिस्ट्री इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पता नहीं है। सो ये सब सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए जब आप आईपीओ एलोकेट करते हैं। सो फाइनली आप देख लीजिए कि फंडामेंटली हम एनालाइज किए प्रमोटर्स के बारे में, हम एनालाइज किए बैलेंस शीट एंड पीएनएल के बारे में। वहाँ पे देखिए बैलेंस शीट हमें कुछ खास नहीं लगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोन है, नेटवर्थ कम है। एंड अगर पीएनएल का बात करें तो हमेशा कंपनी ने लॉस में इनकर किया हुआ है, रेवेन्यू उनका कम हो रहा है। अगर ग्रुप इनका स्टोर का देखें, बिजनेस स्टोर बढ़ रही है, ये एक अच्छी पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ उनका वीकनेस थोड़ा सा ज़्यादा देखें हमें। तो अगर हम कंपटीटर्स का भी देख लेते हैं जो पीयर्स ग्रुप में कंपनी है, यहाँ पे दिव्यानी को अब अगर हम बर्गर किंग के साथ रख कर देखते हैं या फिर जुबलिएंट फूड को हम रख कर देखते हैं तो क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस वैल्यू 1 है, यहाँ पे आप फेस वैल्यू 10 है। यहाँ पे जो लगभग 1200 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, यहाँ पे लगभग 3300 करोड़ का, यहाँ पे 5000 करोड़ का। ईपीएस आप देखें 50 पैसे का ईपीएस है, यहाँ पे लगभग 5 रुपए का यहाँ पे लॉस है, बट यहाँ पे आप 5 रुपए का आप इरोड कर रही है। सो आप इस कैटेगरी में आप रख सकते हैं इसको। लेकिन दूसरी चीज है कि यहाँ पे कम से कम नेट बुक वैल्यू ज्यादा है और यहाँ पे जो लॉस जो इनकर कर रही है थोड़ा सा नेटवर्थ ऑन रिटर्न ऑन नेटवर्थ वो निगेटिव में है। इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। बेसिकली आप जितना पैसा आप लगा रहे हो उसको 25% आप नीचे डुबा रहे हो, इसका ये मतलब हुआ। यहाँ पे आप 50% आप डुबा रहे हो पैसा को। तो यहाँ पे पी रेशियो आप निकाल नहीं सकते हैं मेजर, बिकॉज कि यहाँ पे आपका प्राइस अगर मान के चलिए कि प्राइस पी रेशियो तब निकालते हैं जब आपका ईपीएस आपका प्रॉफिट में होता है। अभी तक कभी हिस्ट्री में कभी इसने प्रॉफिट नहीं कमाया है तो ईपीएस कभी निगेटिव पॉजिटिव में होगा नहीं, और ईपीएस पॉजिटिव नहीं होगा तो इनका पी रेशियो नहीं निकल सकता है। बट रफली इट इज ओवर प्राइस्ड करेंटली नाउ। एंड अगर वरुण का भी बात करते हैं, वरुण का ईपीएस लगभग 81 पे जा रहा है, राइट। सो वरुण के हिसाब से इसको, वरुण विवरेज के हिसाब से आई थिंक इसको लाया भी गया है, लेकिन वहां पे प्रॉफिट है कंपनी के पास, ईपीएस है पॉजिटिव में है वरुण के पास, यहाँ पे दिव्यानी के पास ईपीएस पॉजिटिव में नहीं है। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन इट इज ओवर वैल्यूड। एंड थोड़ा सा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आप वेट कीजिए एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि एक साल में इसका प्राइस ये कम होगा। 80 एंड 86 ये डिजर्व नहीं करती है, राइट। सो 80 या 86 के आस मान के चलिए आपको 70 के आसपास आपको कहीं ना कहीं ये टेस्ट करते हुए दिखेगा। 70 या 60 के आसपास ये टच करते हुए दिखेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, राइट। एंड उसके ऊपर फिर से वो ग्रो करेगी जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद डेफिनेटली ये अगले 2 साल में 2-3 साल में कैचअप करेगी। अगर आपका लॉन्ग टर्म आपका व्यू है 3 से 4 साल का, डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका मान के चलते हैं कि आईपीओ शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए, डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब नहीं कीजिए। अगर आपको जीएमपी लेना है यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी लिस्टिंग गेन लेना है आपको, तो लिस्टिंग गेन मान के चलिए आपका 50 से 60 के बीच में अभी चल रहा है, एनीवेयर बिटवीन 50 से 60 रुपए पर शेयर के बीच में चल रहा है। सो आप अगर लिस्टिंग गेन के लिए आप इसको ले सकते हैं। होपफुली आप इस एनालिसिस को एंजॉय किए होंगे, बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मैंने दिया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे ही वीडियो किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। एंड आप मुझे कमेंट में कोई एडवाइस देना है तो आप मोस्ट वेलकम, आप एडवाइस भी दीजिए। मैं डेफिनेटली उसको मैं कंसिडर करूंगा। एंड आपका प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।